तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी डिप्टी जेलर भर्ती परीक्षा 4 जून सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जो प्रश्न 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे उन भाइयों और बहनों का जिन लोगों ने हमारे पास में अपने प्रश्न जो भी उनको याद थे वो उन्होंने सेंड किए हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके, सारा एग्जाम एनालिसिस भी आपके पास में पहुंच सके। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मेरे भाई ये ऐप टेक है, परिवर्तन करेगी। पर्यावरण सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ पढ़ के मर गए, हमने कहा था भैया। इसीलिए जो हमने अपनी साइंस की 500 की जो क्वेश्चन वाली पीडीएफ तैयार की है उसमें 150 प्रश्न आपको हमने पर्यावरण के अलग से रखे हैं, क्योंकि पता था भाई पर्यावरण आ सकता है। और ये क्या है कि इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है पर्यावरण को लेकर के, तो वहाँ से प्रश्न बनेंगे और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हर शिफ्ट में पर्यावरण के आप मान के चलिए कम से कम 5-5, 6-6 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो कल हम आपके लिए पर्यावरण की सुपर मैराथन लेकर के आने वाले हैं अलग से, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है एमपी जीके जीएस, इन सब से शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन से प्रधानमंत्री ग्वालियर के निवासी थे? इनके बारे में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। पीडीएफ टॉप 500 एमपी जीके में आपको ये प्रश्न भी देखने को मिल जाएगा, हूबहू ऐसे का ऐसा ही देखने को मिल जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर आपको पता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी मध्य प्रदेश के ग्वालियर के निवासी हैं। इनके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का गहरा संबंध ग्वालियर से है। वे मध्य प्रदेश के इस ऐतिहासिक शहर में पले बढ़े और यहीं के प्रतिष्ठित विक्टोरिया कॉलेज, जो वर्तमान में महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है, एमएलबी कॉलेज है मेरे भाई, महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऐसा हल्का फुल्का नहीं है, अपने देश के प्रधानमंत्री पढ़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। उन्होंने यहाँ पर अपनी शिक्षा पूरी की थी। और देख लेते हैं, अब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए हैं तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड आगे भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती है वो है मेरी 51 कविताएं, गीत नया गाता हूँ, जिंदगी मौन है। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे इनसे संबंधित है। अगली बात है, सुशासन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को इन्हीं की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। ग्वालियर से एक रेलगाड़ी चालू की गई है बलिया के लिए, गोंडा बहराइच के लिए, वो सुशासन दिवस के अवसर पर ही चालू की गई थी, इसलिए उस रेलगाड़ी का नाम है सुशासन एक्सप्रेस। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, डिटेल में इसीलिए बताते हैं क्योंकि अगर अगला प्रश्न अगर यहाँ से बनता है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आया है। सिलेक्शन बहुत सारे लोगों का हुआ है। रचना नामदेव जी जो सेकेंड रैंक लेकर के आई हैं, उन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से तैयारी किए थे। एमपीएसआई प्री, एमपीएसआई मेंस में भी बहुत सारे लोगों के सिलेक्शन यहाँ से हुए हैं। इसीलिए हमने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, डिप्टी जेलर, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं, जहां से आज सुबह भी प्रश्न हूबहू देखने को मिले हैं। और अभी ये सारे प्रश्न कराएंगे, उसमें आपको बताते चलेंगे कि कहाँ से प्रश्न हमारे जो है नोट्स में से कहाँ से प्रश्न आए हैं वो आपको भी बताते चलेंगे, ठीक है ना। पहला प्रश्न ही आ गया अटल बिहारी वाजपेयी वाला, जो हमने 500 प्रश्न एमपीजी के करवाए उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या क्या मिलने वाला है इसमें? आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, विज्ञान, गणित, इंग्लिश, इन सब के कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलेगा। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट जो करा रखे हैं वो प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। मॉक टेस्ट जो करा रखे हैं, मॉक टेस्ट की पीडीएफ आपको मिलेगी। 500 से 1000 प्रश्न हम करंट अफेयर के करा चुके हैं पूरे साल के, साथ साथ में एमपी करंट अफेयर भी करा चुके हैं। इन सब की कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी। और टॉप 100 जो सीरीज हमने चालू की थी, हर एक सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक के टॉप 100 एमसीक्यू विद डिटेल सॉल्यूशन हमने करवाए हैं। उसके साथ साथ में टॉप 500 की जो हमने महा मैराथन चालू की थी, टॉप 500 के प्रश्न लगभग मान के चलिए 2000 के आसपास वो प्रश्न और 3000 के आसपास ये प्रश्न, कुल मिलाकर 5000 प्रश्न आपके पास में आ जाएंगे। ये सब कुछ आपको मात्र 189 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा, जहां से सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। कैसे प्राप्त करना है? बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, कोई ऐप वगैरह नहीं डाउनलोड करना है। सीधे आपको ये क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आगे की सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। जो भी एक्स्ट्रा पीडीएफ पर्यावरण वगैरह की लेकर आने वाले हैं वो सब आपको ग्रुप में मिलती रहेगी। 500 से प्लस लोग जो है ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, ठीक है ना।
चलिए, इसके अलावा आप सबको पता है अस्पताल सहायक की बड़ी वैकेंसी आई है, बढ़िया मौका है आप सबके पास में। अस्पताल सहायक के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स जिसमें आपको ये पाँचों सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलेंगे। इन सब का पेपर सेट यानी कि प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसके अलावा टॉप 100 सीरीज हम इसमें भी चालू कर दी है हमने। लगभग 3 टॉप 100 सीरीज करवा चुके हैं जिसमें हमने अम्ल, क्षार एवं धातु के ऊपर टॉप 100 एमसीक्यू करवा दिए हैं। जयशंकर प्रसाद के ऊपर एक हमने करवा दिया है एमसीक्यू। इसके अलावा 2 और भारत में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके ऊपर भी 100 प्रश्न करवा दिए हैं। 500 के आसपास प्रश्न इसमें पढ़ चुके हैं और आगे भी आपके एग्जाम तक मान के चलिए 4000 के आसपास आपको एमसीक्यू इस वाले ग्रुप में भी मिल जाएंगे। तो ये भी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं मात्र 149 रुपए में। सिंपल प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका फोटो खींच के इसी पर आपको 149 का पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत कंप्लीट नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे जहां पर आगे के सारे पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे। सारे थ्योरी नोट्स वगैरह बढ़िया से दिए हुए हैं, आप सिलेबस आराम से मिला लेना, सब कुछ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। ठीक है, और एक बार इसको नंबर सेव करने के बाद में कॉन्टैक्ट को रिफ्रेश कर लिया कीजिए तो नंबर अच्छे से दिखने लगेगा, है ना। कभी कभी डायरेक्ट नहीं लेता है। सारी बातें समझ में आ गई। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, कह रहे हैं हंडिया का जो रुद्रेश्वर मंदिर है वो कहां पर स्थित है, कौन से जिले में स्थित है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए थे, सही आंसर हरदा हो जाएगा। हरदा जिले में हंडिया का रुद्रेश्वर मंदिर स्थित है। तो देखिए हंडिया का प्रसिद्ध श्री रुद्रेश्वर मंदिर या फिर रिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं, मध्य प्रदेश के हरदा जिले में स्थित है। यह ऐतिहासिक और पौराणिक शिव मंदिर नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है। कुछ प्रमुख बिंदु देख लीजिए, कुछ प्रमुख फैक्ट देख लीजिए। तो स्थान है हंडिया जो हरदा जिला में है, मध्य प्रदेश, इंदौर हरदा रोड पर जिला मुख्यालय से लगभग मान के चलिए कि 21 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएगा। मान्यता क्या है, तो ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना स्वयं कुबेर देव ने की थी। ये प्रश्न बन सकता है कि भैया कहां पर यह मान्यता है कि कुबेर देव ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना कहां पर है ये मान्यता अपने इसी मंदिर में है, हरदा के मंदिर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारतीय राज्यों का मतलब भारत एक राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया मेरे भाई। तो पॉलिटी की टॉप 100 वाली जो हमने पीडीएफ कराई है उसमें देखना पहला प्रश्न यही है मेरे भाई। ठीक है ना, पॉलिटी की टॉप 100 वाली जो पीडीएफ हमने कराई है भाई, पॉलिटी की टॉप 100, इतिहास की, प्राचीन इतिहास की टॉप 100 है ना, आधुनिक की टॉप 100, ये सब करवा चुके हैं और ये सब आपको नोट्स के साथ में मिलेगा और वहीं से एग्जैक्ट प्रश्न वहीं से मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, भारत राज्यों का संघ, इसका क्या मतलब है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए। संघीय व्यवस्था क्या है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार इसे राज्यों का संघ कहने का कारण यह है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि भारतीय संघ ने कहा भैया तो हमारे साथ में जुड़ लो, तुमसे निवेदन करते ना भैया, इसमें सब लोगों को एक सूत्र में बांधा गया है। ठीक है, अमेरिका में ऐसा, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जितने भी राज्य है ना, अलग अलग राज्य, कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि सारे राज्य मिलकर के बने हुए, कभी भी वो स्वतंत्र हो सकते हैं, कभी भी अमेरिका से अलग हो सकते हैं। भारत में ऐसा नहीं है भैया। ठीक है ना, भारत में सरदार पटेल जी ने कहा था अगर तुम यहां से निकल गए ना तो ऐसी हालत कर देंगे, सही हो जाओगे। ठीक है ना, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भारत राज्यों का संघ है, यानी कि कोई भी राज्य अपने मन से भारत से अलग नहीं हो सकता है, अलग होने की अनुमति नहीं है। भारतीय संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, जो इसकी अखंडता को सुनिश्चित करता है। और ऐसा करने में सरदार पटेल जी और उनके साथ में जितने लोग थे उनको बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ी थी। उसके बारे में बाकी डिटेल में आपको सब कुछ बता चुके हैं, किस किस से कैसे कैसे कौन कौन से स्टेट्स को मिलाया था। ठीक है ना, तो कोई भी स्टेट भारत से अलग नहीं हो सकता है, यह आर्टिकल 1 कहता है। अगला देखिए, इनमें से कौन है जो सबसे पहले बाह्य अंतरिक्ष में गया था। बहुत कंफ्यूजन था लोगों में, लेकिन पूछा गया सबसे पहले कौन गया था, तो आपको ध्यान रखना यूरी गगारिन जो है वो सबसे पहले बाह्य अंतरिक्ष में गए थे। बाकी इन लोगों के बारे में भी आपको साथ साथ में बताते चलेंगे, क्योंकि आगे यहां से भी प्रश्न बन सकता है। तीनों ऑप्शन को क्लियर करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया, और क्यों है वो देख लीजिए। तो सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री, सोवियत संघ का अर्थ है जो रूस, पहले ये सोवियत संघ हुआ करता। ठीक है, यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक अंतरिक्ष यान से बाह्य अंतरिक्ष में जाने वाले और पृथ्वी की कक्षा का चक्कर लगाने वाले दुनिया के सबसे पहले इंसान बने थे। ठीक है, तो सर राकेश वर्मा जी क्या है, क्योंकि इनका नाम भी हम लोग बहुत सुनते हैं, आइए बता देते हैं। राकेश शर्मा ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक थे। इन्होंने 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के सोयूज टी, हाँ ये ध्यान रखना मेरे भाई, ये एक बार एमपी पुलिस में पूछ लिया था, इसका नाम सोयूज T11। ठीक है, ध्यान रखना, स्टार मार्क कर रहे हैं। सोयूज T11 मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा इन्होंने की थी। नंबर सी देख लीजिए, कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। इन्होंने 19 नवंबर 1997 को नासा के स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 से अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान भरी थी। दुर्भाग्यवश वो वापस नहीं आ पाई थी।
ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फिर से पॉलिटी से एक प्रश्न आया है। कह रहे हैं अनुच्छेद 350 बी भारतीय संविधान के किस भाग में स्थित है? भाग पूछा गया, सही आंसर भाग 17 हो जाएगा। और भाग 17 के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, ये भाषाओं से संबंधित है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 बी जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारों से संबंधित है, संविधान के भाग 17 में स्थित है। यह भाग मुख्य रूप से भारत की राजभाषा से संबंधित है। कुछ मुख्य बिंदु देख लीजिए। तो उद्देश्य क्या है? तो यह अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 350 बी में बताया गया है कि जो भाषाई अल्पसंख्यक है इनके लिए एक विशेष अधिकारी की व्यवस्था की जाएगी, जो उनके अधिकारों से जुड़े हुए यानी उनके अधिकारों से जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने का काम करेगा। संविधान संशोधन इसे मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए एमपीजीके से पूछा गया है। किशोर कुमार, एमपीजीके 500 वाली पीडीएफ में मिल जाएगा। किशोर कुमार कहाँ के निवासी थे? तो भैया ये खंडवा के निवासी थे। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए तो महान पार्श्व गायक और अभिनेता किशोर कुमार मूल रूप से खंडवा मध्य प्रदेश भारत के निवासी थे। उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार है। जन्म स्थान उनका कहाँ पर है? तो 4 अगस्त 1929 को खंडवा में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। वास्तविक नाम आभास कुमार गांगुली था। यह बात आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। कार्यक्षेत्र अपनी कला और संगीत को आगे बढ़ाने के लिए बाद में वे मुंबई महाराष्ट्र जाकर के बस गए थे। अच्छा, खंडवा से इनका बहुत ज्यादा लगाव था। खंडवा के बारे में एक बहुत ही मजेदार बात इन्होंने कही है। क्या कही है? उन्होंने अपनी जन्मभूमि से इतना गहरा लगाव था कि उनका मशहूर जुमला था, दूध जलेबी खाएंगे खंडवा में बस जाएंगे। अच्छा भैया खंडवा से कौन कौन देख रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। उनकी अंतिम इच्छा थी कि भैया उनका जो अंतिम संस्कार है वो खंडवा में ही किया जाए, तो बाद में उनका अंतिम संस्कार खंडवा में ही किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, 1842 में आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको जब हम त्रिपुरी अधिवेशन पढ़ा रहे थे अपना एमपी वाला, तब आपको इनके बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। उस टाइम पर आपको हमने ये प्रश्न भी कराया था, अगर आपको याद हो तो। सुभाष चंद्र बोस ने 1842 में आजाद हिंद फौज की जो है मतलब की कमान संभाल ली थी। देखिए तो 1942 में सिंगापुर में, देखो इन्होंने क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने बाद में कमान संभाली थी। लेकिन अगर ये कहते हैं 1842 में स्थापना किसने की थी, यहाँ पर स्थापना पूछा जा रहा है, तो स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, ठीक है ना। 1943 में जाकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाली थी, लगभग 100 साल बाद, ठीक है। अभी पूरा आपको डिटेल में समझा देते हैं, थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको हम सही करवा देंगे। तो वर्ष 1942 में सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। बाद में 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका पुनर्गठन किया और इसके सर्वोच्च कमांडर बने। लक्ष्मी फौज, ये सारी फौजें जो है इन्होंने तैयार की थी। महात्मा गांधी फौज, ये सब यहीं से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर आपको कैप्टन मोहन सिंह करना है, हम सही करके भेजेंगे, परेशान नहीं होना है। सुभाष चंद्र बोस जी की बात आई है तो पूरा बता देते भाई, त्रिपुरी अधिवेशन हम कैसे भूल सकते हैं। पहली बात तो सुभाष चंद्र बोस, दूसरी बात एमपीजीके से संबंधित है। तो भाई जबलपुर में त्रिपुरी नामक स्थान है ना, कोई चीज फालतू नहीं बता रहे भाई, आपके एग्जाम में आएगा, है ना। तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं ये अध्यक्ष बने। गांधी जी को बुरा लग गया, सुभाष चंद्र बोस जी को पता लग गया भाई गांधी जी को बुरा लग गया है। सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना इस्तीफा दे दिया और आगे चल करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के बाद में ये सीधे चले गए कहाँ, सीधे वहां से सिंगापुर चले गए और वहां पर जाकर के इन्होंने ये आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। तो कैप्टन मोहन सिंह ने कहा भाई अब तुम संभाल सकते हो, तुम इतने युवा हो, तुम सारी चीज़ों को देख सकते हो। तो फिर इन्होंने ये कमान संभाली थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इनका ही नारा है। जय हिंद, ये भी इनका ही नारा है। ये सारी बातें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। चलिए 1857 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इसे सिपाही विद्रोह कहा जाता है। जो 1857 की क्रांति है ना, वो एक तरह से सिपाही विद्रोह के रूप में चालू हुई थी। बाद में इतनी महान क्रांति बन गई थी कि बहुत सारे लोगों ने इसको अलग अलग नाम भी दे दिए थे। तो 1857 का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ 1857-58 में भारत में एक बड़ा विद्रोह था, जो ब्रिटिश ताज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करता था। विद्रोह कब हुआ था ये देख लीजिए। तो विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को दिल्ली से 40 मील लगभग 64 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मेरठ के गैरिसन शहर में कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में ये चालू हुआ था। इसलिए हम इसको सिपाही विद्रोह मानते हैं। सिपाही विद्रोह आपके ऑप्शन में था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी 1857 की क्रांति के बारे में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाली जो पीडीएफ है उसमें बहुत सारी चीजें बताई हैं, उसको आप लोग एक बार जरूर पढ़ लेना जिन लोगों ने नोट्स लिया है। चलिए सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी पूछी गई है, ये भी आपको साइंस की 500 पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है, 500 वाली पीडीएफ में। चलिए तो कुल 15 करोड़ किलोमीटर लगभग दूरी है सूर्य की पृथ्वी से। अब चलिए ये पूरा डिटेल देख लेते हैं, कितना समय लगता है, क्योंकि समय भी आगे पूछा जा सकता है। तो सूर्य पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। इसे खगोलीय इकाई एयू भी कहा जाता है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पूर्णतः गोलाकार नहीं है, बल्कि अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाती है, इस तरह से लगाती है ऐसे। तो ये गोलाकार तो नहीं है, तो कभी ये सूर्य के तो एकदम नजदीक हो जाएगी, कभी ये सूर्य से दूर हो जाएगी। तो कब दूर कब नजदीक होती है ये प्रश्न भी पूछा जाता है।
ठीक है, इसकी दूरी पूरी जो है समांतर नहीं रहती है। अब न्यूनतम दूरी अगर पूछी जाए तो लगभग 47 करोड़ किलोमीटर जो है ये इसकी न्यूनतम दूरी होती है, और अधिकतम दूरी की अगर बात की जाए तो लगभग 52 करोड़ किलोमीटर होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आगे पूछा जाएगा, 101% पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोवियन ग्रह। अब ये जोवियन ग्रह क्या होते हैं, क्यों इनको जोवियन कहते हैं, वो भी आपको बताते हैं। फिलहाल आंसर आपका बृहस्पति हो जाएगा। देखिए, तो हमारे सौर मंडल में 4 जोवियन ग्रह हैं। कौन कौन से? बृहस्पति जैसे जो गैसीय ग्रह होते हैं उनको हम जोवियन कहते हैं, ठीक है। बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस अरुण हो गया, नेपच्यून वरुण हो गया। ये सभी बाहरी सौर मंडल में स्थित है। देखो, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इनको हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्यों? अच्छा सर, पार्थिव ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कठोर है मेरे भाई, ठीक है ना। ये कठोर है और ये सूर्य के लगभग पास में है, अंदर की तरफ है। इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं वो सारे ग्रह क्या है? गैसीय ग्रह हैं। जैसे पृथ्वी हो गया, शनि हो गया, शनि के चारों ओर छल्ला पाया जाता है ना, तो गैस से बने हुए ये ग्रह हैं, इसलिए इनको हम जोवियन कहते हैं और अंदर के ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये 2 फैक्ट क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ लेते हैं। ये सभी बाहरी ग्रह सौर मंडल में स्थित है। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए, गैसीय प्रकृति, पहली बात, ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बने होते हैं। जितने भी जोवियन ग्रह हैं, बाहरी ग्रह हैं, हाइड्रोजन से बने हुए हैं, ठीक है ना, पूरी तरह से गैस से निर्मित ये ग्रह होते हैं। विशाल आकार, इनका आकार जो है ना बहुत ज्यादा बड़ा है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल की अपेक्षा इनका आकार बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, इसलिए इनको हम जोवियन ग्रह या फिर बाहरी ग्रह कहते हैं। इनका नाम ध्यान रखना है। अगला, चाय पत्ती को किस विधि के द्वारा छाना जाता है? लोग बहुत कंफ्यूज हो गए इसमें कि चाय पत्ती को क्या तोड़ने के बाद छाना जाता है? अरे नहीं भैया, तुमसे चाय छानने की बात पूछ रहे थे, ठीक है ना। एक चाय वाला भी बता देगा कि चाय को कैसे छान सकते हैं। अब तुम पीएम से मत पूछने लगना, ठीक है। चलिए, तो सही आंसर होगा निस्यंदन। निस्यंदन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो देख लीजिए। तो चाय पत्ती को चाय द्रव से अलग करने की विधि को निस्यंदन कहा जाता है। इस विधि में तरल चाय को एक बारीक जाली वाले उपकरण या फिल्टर छलनी से गुजारा जाता है। जो अघुलनशील ठोस चाय की पत्तियां होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, शुद्ध तरल जो है वो नीचे आ जाता है। अरे भाई देखो, ये सही है, ये छलनी है, ठीक है ना, इस तरह से छलनी होती है, चाय छानी जा रही है। ऊपर से आपने चाय डाला, ठीक है ना, तो इसमें जो चाय पत्ती होती है ठोस, वो ऊपर रह जाती है और चाय चाय नीचे चली जाती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निस्यंदन कहते हैं, फिल्टरेशन कहते हैं। बस यही आपसे पूछा गया था। चलिए, ये हो गया जीके जीएस एमपी जीके। और जो भी प्रश्न आपको याद हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह वाली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सबको हमने धन्यवाद दिया है। और बहुत सारे लोगों का सर आपका जो है एनालिसिस बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सारे लोगों को यहाँ से बहुत मदद मिलती है एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अमीबा अपना भोजन किस विधि से ग्रहण करता है? ये प्रश्न आज जो है साइंस में पूछा गया था। सही आंसर हो जाएगा फैगोसाइटोसिस। ये ऑप्शन में भी दिया गया था, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए फैगोसाइटोसिस। अब ये होता क्या है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो अमीबा जो है अपना भोजन एंडोसाइटिसिस या फिर विशेष रूप से फैगोसाइटोसिस के नामक जो विधि से ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया में वह अपने शरीर की लचीली सतह से जो कूटपात, जो नकली पैर होते हैं, नकली पैरों को बनाता है और भोजन को अपनी ओर घेर करके निगल लेता है। भाई अमीबा कैसा होता है? अमीबा की कोई प्रकृति मतलब कोई आकृति नहीं होती, इस तरह से होता है, ठीक है ना। अब क्या है, कोई चीज यहाँ से जा रही थी, अपने इस पैर को आराम से लेके जाएगा, इसके ऊपर रखेगा और फिर इसको कवर करके अपने अंदर लेकर के चलाता है। इस तरह से यह भोजन ग्रहण करता है। चलिए, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में क्या अंतर है, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझाया था जब पर्यावरण करा रहे थे। लोग बार बार कमेंट कर रहे थे, अरे सर पर्यावरण नहीं आता है एमपी एपटेक में, पर्यावरण थोड़ी आता है। भैया हमने कहा था ईएसबी एपटेक है, कभी भी चेंज हो सकता है। तो पर्यावरण के भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। जिन लोगों ने साइंस 500 पीडीएफ ली है वो लोग अच्छे से पढ़ लेना। 500 प्रश्नों वाली जो पीडीएफ है, जिन लोगों ने नोट्स लिया है उनको वो सारी पीडीएफ दी गई हैं। 500 प्रश्नों की जो हिंदी की पीडीएफ है, 200 प्रश्नों की इंग्लिश की पीडीएफ है। कल पूरा एमसीक्यू डाला है 200 प्रश्नों का इंग्लिश का, डिटेल सॉल्यूशन के साथ में सारे नियम कराए हैं। तो सब लोग अच्छे से पढ़ के जाना, वहीं से आएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। अभी एक बहन के बहुत अच्छे नंबर आए, लास्ट में दिखाते हैं अभी आपको। खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला में क्या अंतर है? तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल दोनों ही पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा प्रवाह को दर्शाते हैं। इनमें मुख्य अंतर यह है कि खाद्य श्रृंखला एक सीधी और सरल रेखा में होता है। भाई जो खाद्य श्रृंखला है ना वो इस तरह से चैन बनती चली जाती है, एक सीधी रेखा में होती है। जबकि खाद्य जाल जो होता है वो इस तरह से बनता है, ये भैया यहाँ हो गया, कुछ यहाँ आ गया, ओ यहाँ आ गया, ओ यहाँ आ गया, तो ये खाद्य जाल बन जाता है। तो ये प्रमुख अंतर होता है, ठीक है। जबकि खाद्य जाल कई परस्पर जुड़ी हुई श्रृंखलाओं का एक जटिल नेटवर्क होता है। जितनी भी श्रृंखलाएं ऐसे आपस में जुड़ती हैं, इन सबको एक साथ में जोड़ देती है, खाद्य जाल बन जाता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है, एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जबकि खाद्य जाल जो होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। कहीं कहीं ऊर्जा का प्रवाह अलग अलग दिशाओं में होता रहता है। इसी तरह से आपसे जो है निष्कर्ष और कथन बना करके भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं पर्यावरण के। कल करवाएंगे, परेशान नहीं होना है।
चलिए, ब्रेड बनाने पर कौन-सी गैस निकलती है? आपको बताया था, बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि ब्रेड जब बनाते हैं तो कौन-सी गैस बाहर निकलती है, अभिक्रिया भी कराई थी, सारा आपको करा रखा है, ठीक है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ब्रेड बनाने पर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलती है। आटे में मौजूद जो यीस्ट, खमीर या बेकिंग सोडा होता है, वो चीनी कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करके किण्वन प्रक्रिया, किण्वन प्रक्रिया बताई थी आपको? भाई शराब का निर्माण भी किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। उसी से जो है, उसी प्रक्रिया के द्वारा जो है बर्फ कह रहे हैं, ब्रेड का भी निर्माण होता है, ठीक है? किण्वन यानी फर्मेंटेशन करते हैं, जिससे यह गैस पैदा होती है। यह गैस आटे में फँस जाती है, जिससे ब्रेड स्पंजी और मुलायम हो जाती है, ठीक है ना? ये बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। ये सारे प्रश्न अपनी सीधे-सीधे साइंस वाली पीडीएफ से आ रहे हैं, साइंस वाले प्रैक्टिस सेट से आ रहे हैं, ठीक है? कौन-सी सिंचाई प्रणाली सबसे अच्छी होती है? 4 ऑप्शन है, ड्रिप, स्प्रिंकलर, पुरानी या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ड्रिप सिंचाई हो जाएगी। ड्रिप सिंचाई कैसे होती है? ऐसे होती है ड्रिप सिंचाई, ये देखिए। यहाँ पर बूँद-बूँद करके पानी गिरता रहता है। बूँद-बूँद करके पानी गिरने से क्या होता है, ये पानी जो है धीरे-धीरे करके पृथ्वी के अंदर जाता रहता है, पौधों तक पहुँचता रहता है। तो ये सबसे अच्छी सिंचाई की विधि जो है मानी जाती है, ठीक है ना? तो देखिए, कृषि के लिए ड्रिप सिंचाई सबसे अच्छी और आधुनिक प्रणाली मानी जाती है। इसमें पानी सीधे पौधों की जड़ों में बूंद-बूंद करके टपकाया जाता है, जिससे लगभग 50 से 70% पानी की बचत होती है और जो पानी गिर रहा है वो सीधे कहाँ पर जाता है? इन पौधों के पास में जाता है। पौधे सीधे अपने जड़ों में इसको ग्रसित मतलब ग्रहण कर लेते हैं। तो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है ड्रिप सिंचाई। ये आज प्रश्न पूछा गया था। वही पर्यावरण का प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है? रक्त को जमने में कौन मदद करता है? तो इसमें कुछ ऑप्शन नहीं मिल पाए। अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन के मदद करता है। इसको तो बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है ना? जितनी बार ये प्रश्न आया उतनी बार हमने आपको समझाया है। तो जो लोग हमसे लगातार जुड़े होंगे, अच्छे से तैयारी पढ़ी होगी, उन्होंने पढ़ाई की होगी हमसे, वो लोग यहाँ पर अच्छा महसूस कर रहे होंगे। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने सुबह वाले वीडियो में कमेंट किया है कि सर बहुत हेल्प मिली है। तो रक्त को जमने यानी थक्का बनाने में मुख्य रूप से रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स होते हैं, जिसमें थ्रोम्बोसाइट होता है। थ्रोम्बोसाइट के बारे में बताया, प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोसाइट होता है जो रक्त को बहने से रोकता है, ठीक है? और फाइब्रोनोजोन जैसे प्लाज्मा प्रोटीन मदद करते हैं। चोट लगने पर ये घटक सक्रिय हो जाते हैं और बहते खून को रोकने के लिए घाव पर एक जालीनुमा परत बना लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका हाथ है। अरे सर, ये किसका हाथ बना दिया? ये तो किसी राक्षस का बना दिया। ठीक है, कलाई में आपके चोट लग गई। बहुत सारे लोग ये कांड कर लेते हैं कलाई-वलाई काटने का। कुछ मत करना भैया, कुछ नहीं होता, सब मोह माया है, ठीक है ना? तो यहाँ से खून बहना चालू हो गया, ठीक है? अब ये खून रुकेगा कैसे? तो इसके लिए कौन काम करता है? ये जो थ्रोम्बोसाइट होते हैं, प्लेटलेट्स मौजूद प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, ये सब मिल करके यहाँ पर एक जाली बना देते हैं, ठीक है ना? कुछ देर में आप देखेंगे, अगर आप हाथ से दबा देते हैं, तो यहाँ पर एक जाली बन जाती है। ये जाली धीरे से बनते-बनते क्या होता है, इसको कवर कर लेती है और ये जो खून यहाँ पर बह रहा था, वो खून वापस से आपके अपने हाथों में बहने लगता है, ठीक है ना? तो ऐसा काम वैसे करना नहीं चाहिए, ठीक है? ये बहुत बेकार काम है। चोट लगने पर घटक ये सक्रिय हो जाएँगे और मुख्य रूप से जो है जाली बना करके रोक लेते हैं। अब और कौन-कौन से घटक महत्वपूर्ण होते हैं वो देख लो। सबसे पहले प्लेटलेट्स है। तो ये चोट वाली जगह पर इकट्ठा होकर शुरुआती प्लग यानी अवरोध बनाता है। इसका काम क्या है? अगर खून निकल रहा है तो सबसे पहले तुम पहुँचो वहाँ पर। ये फर्स्ट एड का काम करता है, सबसे पहले पहुँचता है और धीरे-धीरे परत बनाना चालू कर देता है। फाइब्रिन क्या करता है? यह एक चिपचिपा प्रोटीन होता है जो घायल स्थान पर एक मजबूत जाली बनाता है। पहले इसने मतलब कि नींव डाल दी, ऊपर से इसने जाली बना दी। किसने? फाइब्रिजिन ने, जिसमें रक्त कोशिकाएं उलझ करके थक्का बन जाती हैं। विटामिन के क्या काम करता है? यह विटामिन शरीर में थक्का जमाने वाले कारकों के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे कि खून बहना बंद हो जाता है, ठीक है? चलिए अब चलते हैं हिंदी की ओर। देखिए कौन-कौन से प्रश्न हिंदी से आए हैं ये देख सकते हैं। कठोरता में कौन-सी संज्ञा है? ये पूछा गया था, कठोरता में भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा हास्य रस का एक उदाहरण देकर के पूछा गया था। रस-वस आपको बहुत अच्छे से करा रखे हैं। रस, छंद, अलंकार टॉप 100 पीडीएफ हमने कराई है, अच्छे से देख जाना। इसके अलावा टॉप 500 वाली भी देख जाना। आपका काम इतने से ही हो जाएगा, ठीक है? इससे बाहर नहीं जाएगा। और जो 200 प्रश्न कल कराए हैं वो इंग्लिश वाली देख लेना। चलो, अलंकार का एक पूछा गया था, यमक अलंकार, ठीक है? उसके बाद कारक में अपादान कारक से प्रश्न बन रहे हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछा गया है। इसमें परि उपसर्ग लगा हुआ शब्द कौन सा है? ये पूछा गया था, ठीक है? इसके अलावा समास से भाई द्विगु समास पूछ रहे हैं सबसे पहले, सबसे ज़्यादा द्विगु। द्विगु के लिए हमने आपको ट्रिक बताई थी, जहाँ पर भी गिनती वगैरह आ जाए, 1, 2, 3, 4 जैसे पंचवटी हो गया, चौराहा हो गया, अगर ऐसे शब्द आ रहे हैं जहाँ पर गिनती आपको देखने को मिल रही है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। बहुत अच्छे से समझाया था आपको। आज वही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। काल हेतु तो मतलब भूतकाल पूछ रहे हैं। संज्ञा से 3 प्रश्न आए थे लगभग, ठीक है? शुद्ध अशुद्ध प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग 2 से 3 शुद्ध अशुद्ध पूछे गए हैं, ये भी करा रखे हैं आपको। और विसर्ग संधि का भी एक प्रश्न देखने को मिला है। गणित की बात कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में तो कुछ प्रश्न देख लीजिए मैथमेटिक्स के। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एडवांस नहीं आ रहा मेरे भाई, ठीक है? पूरा अर्थमेटिक पूछ रहे हैं। आयु से लगभग 3 प्रश्न थे। हाँ, थोड़ा-सा घुमा करके प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको हमने तैयारी करवाई है कि आप कहीं पर फँसेंगे नहीं, ठीक है? उसके बाद में एक ये प्रश्न पूछा गया था इस तरह से, 16 का स्क्वायर 25 का अंडर रूट 15 का स्क्वायर करके उसको जोड़ दो आपस में। साझेदारी पार्टनरशिप से 3 से 4 प्रश्न पूछे। एवरेज के प्रश्न इस शिफ्ट में नहीं आए हैं, सुबह आए थे। इस शिफ्ट में इन्होंने पार्टनरशिप को ऐड कर दिया है। अनुपात समानुपात के 2 से 3 प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज का 1 प्रश्न, नल टंकी का 1, समय कार्य के 2 से 3 प्रश्न पूछ रहे हैं। मिश्रण के 3 से 4 प्रश्न तक आ रहे हैं। एक प्रश्न घातांक करनी से आया था, शायद वो ये वाला ही प्रश्न था। और सीपीएस
एमएसपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस से भी 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत खतरनाक मैथ आपकी नहीं आ रही है, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम सेंटर बैठेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए इंग्लिश में देखते हैं। एक्टिव पैसिव से 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। हमने एक्टिव पैसिव की आपको बढ़िया से रूल भी पढ़ा रखे हैं और जो है आपको ट्रिक भी बता रखी है, तो वो सब आपको देख लेना है। टॉप 200 वाली पीडीएफ में दे रखी है, अभी हमने डाल दी ग्रुप में, ठीक है। जिन लोगों ने नया-नया ग्रुप जॉइन किया है, उन लोगों के लिए अभी हमने डाल दी दोबारा से, है ना। बाकी जो अब नोट्स लेंगे उनको वो नोट्स लगी हुई मिलेगी 200 प्रश्न वाली। आर्टिकल एक आया था जिसमें ट्रिपल आर्टिकल भरने थे, यानी 3-3 आर्टिकल आपको भरने थे, 3 फिलर वाला आर्टिकल जो है आया था। इडियम फ्रेज 2 से 3 प्रश्न, 1 फीट लेंथ, ये परसों ही कराया है। 200 वाली प्रश्न देख लेना। एक हाथ की दूरी पर रहना भैया, यानी दूसरों से दूरी बचा कर रखना, ये परसों ही कराया है। 200 पीडीएफ में देख लेना। आपको 82 के आसपास ये क्वेश्चन है, वो प्रश्न सीधे-सीधे रखा मिल गया है। एंटोसिनो से 2 से 3 प्रश्न है। पीसफुल का एंटोसिनो पूछा गया था। ये भी एंटोसिनो पीसफुल का अर्थ होता है कि जो शांत व्यक्ति होता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? शैतान हो जाएगा या फिर ऊधम करने वाला। ये सब आपको करा चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक में प्रीपोजिशन और डिटरमाइनर, ये फॉर वाला नियम आपको बहुत अच्छे से कराया है। टॉप 100 वाली में भी फॉर के नियम करा रखे हैं और टॉप 200 में भी फॉर के नियम करा रखे हैं। आज आपसे फॉर का नियम पूछा गया था, तो जिन लोगों ने नोट्स दिया टॉप 200 में देख लेना, मिल जाएगा आपको। चलिए, तो ये आज का एनालिसिस था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन बहन ने आज क्वेश्चन भेजा है, देख सकते हैं। ये मध्य प्रदेश जेल अधीक्षक और जेल प्रहरी वाले ग्रुप में जुड़े हुए हैं। 2026 का जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने अभी बनाया, जब आप नोट्स लेते हैं तो आपको इसी ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। ये आप देख रहे हैं। हेलो सर, आज मेरा एग्जाम था, 67 नंबर काट पीट करके इनके आए हैं। अब ये 67 नंबर बहुत अच्छे नंबर है मेरे भाई, ठीक है ना भाई। अगर आप 70 के आसपास भी पहुंच जा रहे हो, 65 प्लस भी हो जा रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छे सेफ जोन में हो, क्योंकि माइनस मार्किंग वाला सिस्टम है। ये 65 को 65 मत समझना, ये 65 पहले के 85 के बराबर है मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये सोच समझ के देखना, ठीक है। तो 67 नंबर इनके आए हैं, ये इस ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और इन्होंने ये इतने सारे क्वेश्चन भेजे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, ठीक है। और ऐसे ही आप लोगों से भी हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा, जिसका भी एग्जाम हो मेरे भाई, एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते। आज आप इंतजार कर रहे थे ना एनालिसिस का, कल कोई और कर रहा होगा, तो कर भला तो हो भला। 7052547003 ये हमारा नंबर है। इस पर आपको एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही क्वेश्चंस को सेंड कर देना है अपने नाम के साथ में, ठीक है। बाकी हमने थैंक यू दीदी को बोला है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। चलिए, बाकी आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं। ये एमपी पुलिस का व्हाट्सएप ग्रुप है, एमपी पुलिस के टाइम पर बनाया था। 95% लोगों का यहाँ से सिलेक्शन हुआ था। जो नोट्स लेते हैं उनको हम इस ग्रुप में जोड़ देते हैं, ठीक है। अभी जेल पैरी वाले और अस्पताल सहायक का भी ग्रुप बना रखा है। सर मेरा भी हो गया, इन्होंने अपना स्क्रीनशॉट सेंड किया था। रचना नामदेव का आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, इन्होंने भी भेजा है। सर मेरी सेकंड रैंक लगी है, ये भी इस नोट्स से तैयारी की हुई थी, ठीक है ना। तो आप भी इसी तरह से मैसेज कर रहे हो, सर मेरा भी सिलेक्शन हो गया है, तो जल्दी से आप लोग नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए, चाहे अस्पताल सहायक के में, चाहे फिर आप जो है जेल पैरी के में। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आपको मैसेज करके ऐड हो जाना, ठीक है। जब एग्जाम एनालिसिस कराते हैं तो 2 घंटे के लिए नोट्स भेजना बंद हो जाता है, उसके बाद वापस भेजने लगते हैं। तो परेशान बिल्कुल भी आपको होने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो चाहे रात को 12 बजे भेजें, लेकिन आपका नोट्स भेजकर तभी हम सोएंगे। तो बिल्कुल भी हैरान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल पर्यावरण के टॉप 100 करवा देंगे और अगले दिन का एग्जाम एनालिसिस भी, ठीक है। तो कल जिसका एग्जाम है, हाथ जोड़कर निवेदन है भाई, बाहर निकलते ही क्वेश्चन जरूर सेंड कर देना। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।